हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग उपन्यास ही देखने वाले हैं, परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित उपन्यास है परीक्षा गुरु। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग इस उपन्यास को शुरू करते हैं और हम लोग पूरे विस्तार पूर्वक इसे सुनते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं। आज तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परंतु मेरे जान इस रीति में कोई नहीं लिखी गई। इसीलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। परंतु नई चाल होने से ही कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है, और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और भी अधिक भूल होने की भरोसा है। इसीलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि से रखता हूँ। यह सच है कि नई चाल की जिस तरह देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन में लाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पहल पढ़ने वाले का जी कुछ उलटने लगता है और मन उलट जाता है। इससे उसका हाल समझ में आने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ खुलासा किया चाहता हूँ। पहले तो पढ़ने वाला इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकरावेंगे, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल देश के सिलवान यथाक्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार का लड़का था। उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई है कि यह परिणाम निकला, ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में अखबार देख रहे थे। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उसके साथ है। इसमें मदन मोहन कौन, ब्रज किशोर कौन, चुन्नीलाल कौन और शंभू दयाल कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, यहाँ इस समय किस लिए इकट्ठा हुए हैं, यह बात पहले से कुछ भी नहीं जताई है। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मिल जाएगा। परंतु जो साहब इतना धैर्य ना रखेंगे तो इसका मतलब भी यही समझ सकेंगे। अलबत्ता किसी नाटक में यही रीति पहले से पाई जाती है, परंतु इसकी लिखने की रीति जुदी जुदी है। नाटकों में जिसका वचन होता है उसका नाम आदि में लिख देते हैं और यह पैराग्राफ उसका वचन समझा जाता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा चित्र अर्थात इंटरवेटकोम या कुटुवेश के भीतर कहने वाले का वचन लिखा जाता है और कहने वाला का नाम वचन के बीच में या अंत में, जहाँ पुस्तक रचने वाले की जगह मिलती है, वह लिख देता है। अथवा नाम लिखे बिना पढ़ने वाले को कहने वाले का वचन मालूम हो सके तो नहीं भी लिखता। एक आदमी का वचन बहुत करके एक पैराग्राफ में पूरा होता है, परंतु कहीं कहीं किसी के वचन में और विषय आ जाते हैं, तो ऐसे चिन्ह में पहला वचन पूरा किए बिना दूसरे पैराग्राफ के आदि से ऐसे चिन्ह लगाकर उसी का वचन जारी रखा जाता है और वचन के बीच में दूसरे का वचन आ जाता है, तो वहाँ उस वचन को अलग दिखाने के लिए उस पर के अवसर इंटरवेट कोमा लगा दिया जाता है। परंतु जो वचन ऐसे चिन्हकों के भीतर नहीं होते वो पुस्तक रचने वालों की तरफ से होते हैं, और चिन्ह में ऐसा कोमा, कंचित विश्राम, ऐसा सेमीकोलन अथवा कोलन, अर्ध विश्राम, ऐसा फुल स्टॉप, पुनः विश्राम, ऐसा इंटरोगेशन, प्रश्न चिन्ह जगह, ऐसा एक्सपीरियंस, आश्चर्य अथवा संबोधन वगैरह के जो शब्द जोर देकर बोलने चाहिए उसके आगे ऐसा चिन्ह
बात अधूरी छोड़ के समय लगाया जाता है और ऐसे चिन्हों के भीतर पहले पद का खुलासा अर्थ या चलते प्रसंग में कोई दूध फ्री अथवा विशेष बात जतानी होती है तो वह लिख देते हैं। इस पुस्तक में मैं दिल्ली के एक कल्पित फर्जी राइस का चित्र उतारा गया है और उसको जैसे का तैसा अर्थात स्वभाव दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन कठिन शब्दों से बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज़्यादा दृष्टि रखी गई है। अलबत्ता जहाँ कुछ विद्या विषय आ गया है वह विवश होकर कुछ न कुछ शब्द संस्कृत आदि के लेने पड़े हैं, परंतु जिनको ऐसी बातों के समझ में कुछ झमेला मालूम हो उनकी सुगमता के लिए ऐसे प्रकरणों पर ऐसा चिन्ह लगा दिया गया है जिसमें उन प्रकरणों को छोड़कर हर एक मनुष्य सिलसिलेवार वितरांत पढ़ सका है। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तजुर्बा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों की चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तजुर्बा करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ ले गया है। अब तक पुस्तकें के गुण-दोष पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि पर छोड़कर मैं केवल इन बात निवेदन किया चाहता हूँ कि कृपया करके कोई महाशय पूरी पुस्तक बिना जांचे अपना विचार प्रकट करने की जल्दी ना करे और जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करे वह कृपया करके उसी एक नकल मेरे पास भेज दे। यदि कोई अखबार वाला उस अंक की कीमत चाहेगा तो वह तत्काल उसके पास भेज दी जाएगी। जो सज्जन तारीफदारी छोड़कर यानी कि पक्षपात छोड़कर इस विषय में स्वतंत्रता से अपना विचार प्रकट करेंगे मैं उनका बहुत उपकार मानूंगा। इस विषय के रचने में मुझको महाभारत, दी संस्कृत गुलस्ता वगैरह, फारसी इंस्पेक्टर लॉर्ड वेकेन, गोल्ड स्टीम, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखकों और स्त्रीबोध आदि के वर्तमान रिसालों की बड़ी सहायता मिली है। इसीलिए इन सबका मैं बहुत उपकार माना हूँ और दीन दयालु परमेश्वर की निहित से कृपया करके सच्चे मन से अमित उपकार मानकर ये लेख समाप्त करता हूँ। सज्जन का कृपा भिलासी श्री लाला निवास दास, दिल्ली। परीक्षा गुरु प्रकरण 1, सौदागर की दुकान। इतने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा और अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। लॉर्ड चेस्टरफील्ड। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई नई फंक्शन और अंग्रेजी असबाब देख रहे थे। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उसके साथ है। मिस्टर ब्राइट, यह बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है, इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। इस साथ की जोड़ी अभी 3000 रुपये में हमने एक हिंदुस्तानी रेस को दी है, लेकिन आप हमारे दोस्त हैं, आपको हम 400 रुपये कम कर देंगे। निसंदेह ये कांच आपके कमरे के लायक है, उसके लगने से उसकी शोभा दुगनी हो जाएगी। शंभू दयाल बोले, आहा, मैं तो इनके चौक टोंक की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसे अच्छे फूल पत्ते बनाए हैं कि सच्चे बेल बूटों की मात करते हैं। जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लूँ, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। इसके बिना आपका इन समय कौन सा काम अटक रहा है? लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। खेल तमाशे की चीज़ों में भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है। वह सौदागर की अब दुकान को अपने घर ले जाया चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपनी जरूरी चीज़ें के सिवाय किसी पर दिल नहीं तोड़ते। लाला ब्रजकिशोर बोले, जरूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है, मुंशी चुन्नीलाल से कहा। और जब दरिंद्राओं की तरह धनवान की अपनी रुचि से समान काम ना करे सके तो फिर धनी और दरिद्रियों में अंतर ही क्या रहा? मास्टर शंभू दयाल ने पूछा। नामुंसाफी काम करने का कोई नुकसान में नहीं बच सकता।
धनी दलदरी सकल जान है जग के अधीन, चाहत धनी विशेष कुछू तासो ते अति दीन। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मुनासिब रीति में थोड़े खर्च में सब तरह का सुख मिल सकता है, परंतु इंतजाम और काम से सिलसिले बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी जरूरी खर्चों को पूरी नहीं हो सकती। जब धुंधी बातों में बहुत सा रुपये खर्च हो जाता है तो ज़रूरी काम के लिए पीछे से ज़रूर तकलीफ उठानी पड़ती है। चित्त की प्रशंसा के लिए मनुष्य सब काम करते हैं, फिर जिनको देखने से चित्त प्रसन्न हो उनका खरीदना थोथी बातों में कैसे समझा जाए। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, चित्त प्रसन्न रखने की यही रीति है। चित्त तो उचित व्यवहार से प्रसन्न रहता है, लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, परंतु नीली फिलासफी बातों से भी यूं दुनियादारी का काम नहीं चल सकता। लाला मदन मोहन ने दुनियादार बनकर कहा, वलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड वेबक की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले ना बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। मिस्टर ब्राइट ने कहा, क्यों साहब, ये कांच कहाँ से बने हुए हैं? मुंशी चुन्नीलाल ने सौदागर से पूछा। फ्लाइस के सिवाय ऐसे सुडौल चीज़ें कहीं नहीं जा सकती। जब से ये कांच यहाँ आए हैं हर वक्त देखने वाले की भीड़ लगी रहती है और कोई कारीगर तो इसका नक्शा भी खींच ले गए हैं। अच्छा जी, इनकी कीमत हमारे हिसाब में लिखो और ये हमारे यहाँ भेज दो। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसे मेल के कांच देखे हैं। उसके चौखटों में निस्संदेह ऐसी कारीगरी नहीं है, परंतु कीमत में यह इनसे बहुत ही सस्ते हैं। लाला ब्रजकिशोर बोले, मैं तो अच्छी चीज़ का ग्राहक हूँ, चीज़ पसंद आए पीछे मुझको कीमत की कुछ परवाह नहीं रहती। अंग्रेजी की भी यही चाल है, मिस्टर शंभू दयाल ने कहा, परंतु सब बातों में अंग्रेजी की नकल करने की क्या ज़रूरत है? लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, देखिए, जब से लाला साहब की अमीरी चाल रखने लगे हैं लोगों में इनकी इज्जत कितनी बढ़ती जाती है। मिस्टर शंभू दयाल ने कहा, सर, सम्मान से सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती। सच्ची इज्जत तो सच्ची रियायत से मिलती है, लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। और जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीति में इज्जत चाहता है तो अपना परिणाम बड़ा ही भयानक होता है। साहब, इतनी बात तो मैं हिम्मत से कहता हूँ कि जो इस साथ की जोड़ी शहर से दूसरी जगह निकाल आवेगी तो मैं ये कांच मुफ्त नज़र करूँगा। मिस्टर ब्राइट ने जोर देकर कहा, कदाचित इस साथ की जोड़ी दिल्ली भर में ना होगी, परंतु कीमती बढ़ती भी तो चीज़ की हैसियत के बजूमीम होनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, जिस तरह मोतियों के हिसाब में किसी दाने की तोल जरा जायद होने से चों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी तरह इन शीशों की कीमत का भी हाल है। मुझको लाला साहब से ज़्यादा नफ़ा लेना मंजूर न था, इस वास्ते मैंने पहले ही असली कीमत में 400 रुपये कम कर दिए। इस पर भी आपको कुछ संदेह हो तो आप तीसरे पहर मिस्टर साहब के यहाँ भेज दें, मैं बीचक दिखला कर इन्हें कीमत ठेला लूँगा। अच्छा मिस्टर शंभू दयाल, मदरसे से लौटते बार आपके पास आएंगे, पर ये कांच हमसे पूछे बिना आप किसी को ना दें, लाला मदन मोहन ने कहा। इस बात से सब अपने अपने जी में राजी हुए। ब्रजकिशोर ने इतना अवकाश बहुत समझा। मदन मोहन के मन में हाथ से चीज़ें निकल जाने का खटका न था रहा। चुन्नीलाल और शंभू दयाल का अपने कमीशन सही करने का समय साथ आया और मिस्टर ब्राइट को लाला मदन मोहन की असली हालत जानने के लिए फुर्सत मिली। बहुत अच्छा, मिस्टर ब्राइट ने जवाब दिया, लेकिन आपको फुर्सत हो तो आप एक बार यहाँ फिर से शरीफ लाएं। हाल में नई तरह की बहुत सी चीज़ें वलायत से ऐसी उम्दा
लाई हैं जिन्हें देखकर आप बहुत खुश होंगे, परंतु अभी वह खोली नहीं गई है और इस समय मुझको रुपए की बहुत ज़रूरत है। इन चीज़ों की कीमत के बिल का रुपए देना है। आप मेहरबानी करके अपने हिसाब मुझसे थोड़ा रुपए मुझको इस समय भेज दें तो बड़ी इंसानियत होगी। इस वचन में मिस्टर ब्राइट अपने अस्वभाव की खरीदने के लिए लाला मदन मोहन को ललचाता है, परंतु अपने रुपए की वास्ते मीठा तगाजा भी करता है। चुन्नीलाल और शंभू दयाल के कारण उसको मदन मोहन के लेन देन में बहुत कम फायदा हुआ, परंतु उसके 50,000 रुपये इस समय मदन मोहन की तरफ बाकी है और शहर में मदन मोहन की बाबत तरह तरह की चीज़ें फैल रही है। बहुत लोग मदन मोहन की फिजूल खर्च दिवालियाँ बताते हैं और हकीकत में मदन मोहन का खर्च दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इससे मिस्टर ब्राइट को अपनी रकम का खटका है, इसीलिए उसमें इन कांचों का सौदा इस समय अटकाया है। तीसरे पहर मिस्टर शंभू दयाल को अपने पास बुलाया है। रुपए ऐसी जल्दी? लाला ब्रजकिशोर ने मिस्टर ब्राइट को वहम में डालने के लिए आश्चर्य से इतनी बात कहकर मन में कहा, हाय, इन कारीगर का निरर्थक चीज़ों के बदले हिंदुस्तानी अपनी दौलत वर्था खोए देते हैं। सच है, पहले आप अपना हिसाब तैयार करिए, उनको देखकर अंदाज से रुपए भेज जाएंगे। मुन्नी चुन्नीलाल ने बात बनाकर कहा, और बहुत जल्दी ही तो बिल करके काम चला लीजिए। जब तक कागज में घोड़े दौड़ते हैं, रुपए की क्या कमी है। ब्रजकिशोर बीच में बोल उठे, अच्छा, मैं हिसाब अभी उतरवा कर भेजता हूँ, मुझको इस समय रुपए की बहुत ज़रूरत है। मिस्टर ब्राइट ने कहा, आपने 9:30 बजे मिस्टर रसल को मुलाकात के लिए बुलाया है, इस वास्ते अब वहाँ चलना चाहिए। मिस्टर शंभू दयाल ने याद दिलवाई। अच्छा मिस्टर ब्राइट, इस कांचों की याद रखना और नया अस्वभाव खुले जब हम को जरूर बुला लेना। यह कहकर लाला मदन मोहन ने मिस्टर ब्राइट के हाथ मिलाया और अपने साथियों समेत जोड़ी के एक निसहाय उम्दा वलायती फिटन में सवार होकर रवाना हुए। जब बग्घी कंपनी बाग में पहुंची तो सवेरे का सुनहरा समय देखकर सबकी जी हरा हो गया। उस समय की शीतल मंद सुगंधित हवा बहुत प्यारी लगती थी। वृक्षों पर हर तरह के पक्षी मीठे मीठे स्वरों को चहकता रहे थे। नहर के पानी की धीरे धीरे आवाज़ कान को बहुत अच्छी मालूम होती थी। पन्ने सी हरी घास की भूमि पर मोती सी ओस की बूंदें बिखर रही थी और तरह तरह की फुलवारी हरी मखमल में रंग रंग की बूटी की तरह बड़ी बहार दिख रही थी। इस शोभा को देखकर लाला ब्रजकिशोर ने मदन मोहन से थोड़ी देर वहाँ ठहरने को के वास्ते कहा। इस समय मुन्नी चुन्नीलाल ने जेब से निकलकर घड़ी में चाबी दी और घड़ी देखकर घबराहट से कहा, ओहो, 9:20 चले हैं, तो अब मकान को जल्दी चलना चाहिए। निदान लाला मदन मोहन की बग्घी मकान पर पहुंची और ब्रजकिशोर उससे रुखसत होकर अपने घर आ गए। इसी के साथ प्रकरण 1 समाप्त होता है। अब हम लोग प्रकरण 2 में प्रवेश कर रहे हैं। अकाल में अधिक मास। अब प्रांति के दिनन में खर्च होत अविचार, घर आवत है पाहुनो, बनीज न लाभ अगार बिंद है। अभी तो यहाँ के घंटे में 8:45 ही बजे हैं, तो क्या मेरी घड़ी आध घंटे आगे थी। मुन्नी चुन्नीलाल ने मकान पर पहुँचते ही बड़े घंटे की तरफ देखकर कहा, परंतु ये उसकी चालाकी थी। उसमें ब्रजकिशोर में पीछा छुड़ाने के लिए अपनी घड़ी चाबी देने के बहाने से आध घंटे आगे कर दी थी। कदाचित ये आधा घंटा आधे पीछे हो। मिस्टर शंभू दयाल ने बात साथ कर कहा, नहीं नहीं, ये घंटा तोप से मिला हुआ है। लाला मदन मोहन बोले, तो लाला ब्रजकिशोर साहब की लच्छेदार बातें नाहक अधूरी रह गई। मुन्नी चुन्नीलाल से कहा, लाला ब्रजकिशोर की बातें क्या है, चबाकों की जाल है। वह चाहते हैं कि कोई उसके चक्कर से बाहर ना निकले पाए। मिस्टर शंभू दयाल ने कहा, मैं तो यूं ही कांच लेता या ना लेता, पर अब आपकी जिद से अब तक कर लूँगा।
निसंदेह जब वे अपनी जिद नहीं छोड़ते तो आपको अपनी बात हारनी क्या जरूरत है। मुंशी चुन्नीलाल ने छींट दिया। ही तो परदेश से कहा है, आज्ञालोपी सतु से क्षमे न निरपुति विहित को विशेष निप्र चित्र जो ना गाए यह रीति। पंडित पुरुषोत्तम दास ने मिलती में मिलकर कहा, बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फलसफर पर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। मिस्टर शंभू दयाल कहने लगे, सर आइजीन न्यूटन कितनी बार खाना खाकर भूल जाते हैं। जबरन इस प्रसिद्ध विद्वान लेंसिस एक बार बहुत रात गए अपने घर आया और कुंदा खड़खड़ाने लगा। नौकर ने गैर आदमी समझकर भीतर से कहा कि मालिक घर में नहीं है, कल आना। इस पर लेंसिस सचमुच लौट चला। इटली में मरीनी नामी कवि एक दिन कविता बना के में ऐसा मग्न हुआ कि अंगीठी से उसका पैर जल गया, तो भी उसे कुछ खबर ना हुई। लाला ब्रज किशोर साहब का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यह सीधी बातें का विचार ही खेन तान कर ऐसी पचीसी बना लेता है कि उसका सुलझाना मुश्किल पड़ जाता है। मुन्नी चुन्नीलाल बोले, मैंने तो मिस्टर ब्राइट से रूबहू कह दिया है कि कोरी सी फिलासफी की बातों से दुनियादारी का काम नहीं चलता। लाला मदन मोहन ने अपनी अकालमंदी जाहिर की। मैं इतने में मिस्टर रसाल की गाड़ी कमरे के नीचे आ पहुंची और मिस्टर रसाल खटखट करते हुए कमरे में दाखिल हुए। लाला मदन मोहन ने मिस्टर रसाल में सेंस हैंड करके उन्हें कुर्सी पर बिठाया और मिजाज के केरो आपत्ति पूछी। मिस्टर रसाल नील का एक हौसलेमंद सौदागर है, परंतु इसके पास रुपये नहीं है। यह नील के सिवाय रुई के सन वगैरह में भी कुछ व्यापार कर लिया करता है। इसका लेन देन 1.5-2 बरस में एक दोस्ती की सिफारिश पर लाला मदन मोहन के यहाँ हुआ है। पहले बरस में लाला मदन मोहन का जितना रुपये लगा था, माल की बिक्री से ब्याज समेत वसूल हो गया, परंतु दूसरे साल रुई की भर्ती की, जिसमें 7-8 हज़ार रुपये लूटते रहें। इसका घाटा भरने के लिए पहले से दुगुनी नील बनवाई, जिसमें एक तो परता कम बैठा, दूसरे माल कलकत्ते पहुँचे। उस समय भाव मंदा रह गया, जिसमें नफ़े के बदले 10-11 हज़ार उसमें टूटते रहें। लाला मदन मोहन के लेन देन से पहले मिस्टर रसल को देन रामप्रसाद बनारसी दास में था। उसके 8 हज़ार रुपये अब तक इसकी तरफ बाकी थे। जब उसकी मियाद आने जाने लगे तो उन्होंने नालिश करके 11.5 हज़ार की डिग्री इस पर करा ली। अब इसकी इजराय डिर्की में इसका सब कारखाना नीलाम कर चढ़ रखा है और नीलाम की तारीफ में केवल 4 दिन बाकी है। इसलिए यह बड़े हड़बड़ाहट में रुपए की बंदोबस्त करने के लिए लाला मदन मोहन के पास आया है। मेरे मिजाज का तो इस समय कोसों पता नहीं चलता, परंतु उसको ठिकाने लाना अपने हाथ है। मिस्टर रसल ने मदन मोहन के कुशल प्रश्न मिजाज पूरी से कहा, तो आफत एकाएक इस समय मेरे सिर पर आ पड़ी है, उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। इस कठिन समय में आपके सिवा मेरा सहायक कोई नहीं है। आप चाहें तो दम भर में मेरा बेड़ा पार कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो इस तूफान में गामत हो चुका। आप इतने क्यों घबराते हैं, जरा धीरज रखिए। मुंशी चुन्नीलाल ने पहले की मिलावट के अनुसार सहारा लगाकर कहा। लाला साहब ने स्वभाव को आप अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ तक हो सकेगा यह आपकी सहायता में कभी कसर न करेंगे। पहले आप मुझे यह तो बताएं कि आप मुझसे किस तरह की सहायता चाहते हैं। लाला मदन मोहन ने पूछा। मैं इस समय सिर्फ इतना सहायता चाहता हूँ कि रामप्रसाद बनारसी दास की डिग्री का रुपये चुका दे। मुझसे हो सकेगा जहाँ तक मैं आपका सब कर्जा 1 बरस के भीतर चुका दूंगा।
मिस्टर रसल ने कहा, मुझको अपनी बर्बादी का इतना ख्याल नहीं है जितनी आपके कर्जे की चिंता है। रामप्रसाद बनारसी दास की डिक्री में मेरी जायदाद बिक गई और लेन देन कोरे रह जाएंगे और मेरे इस लाइटवट होने की दरख्वास्त की तो आप लोग ने पल्ले रुपए में 4 आने भी ना पड़ेंगे। अफसोस आपकी यह हरकत सुनकर मेरे दिल आपसे आप उमड़ा जाता है। लाला मदन मोहन बोले, सच है महाकवि शेक्सपियर ने कहा है। मिस्टर शंभुदयाल कहने लगे, कोमल मन होत ना किए होत प्रकृति अनुसार, जो पृथ्वी हित गगन पे वरित दर्वित फुहार, वरित दर्वित फुहार दर्वित मन कोमलताई, लेत देत शुभ हेत तऊ के मन हर्षाई, सब गुणते उत्कृष्ट सफल भैरव क्या भूषण, रजहूँ ते कुछु अधिक देत शोभा कोमल मन। हजरत सादी कहते हैं कि दुर्बल तपस्वी से कठिन समय में उसके दुख का हाल ना पूछ, और पूछो तो उसके दुख का दवा कर, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। अच्छा, इस रुपए के लिए ये हमारे दिल जमाई क्या कर देंगे? लाला मदन मोहन ने बड़ी गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ लाला साहब, सच कहते हैं आप, इस रुपए के लिए हमारी दिल जमाई क्या कर देंगे? मुन्नी चुन्नीलाल ने दिल जमाई की चर्चा हुए पीछे अपनी सफाई जताने के लिए मिस्टर रसल से पूछा। मैं थोड़े दिन में शीशे बर्तन का एक कारखाना यहाँ बनाना चाहता हूँ। अब तक शीशे बर्तन की सब चीज़ वलायत से आती है, इसीलिए खर्च में टूट फूट के कारण उसकी लागत बहुत बढ़ जाती है, और वह चीज़ें यहाँ तैयार और जायजी में ज़रूर फ़ायदा रहेगी, और ज़्यादा में चाह तो 1 बरस के भीतर भीतर अपनी सब रकम जमा हो जाएगी। परंतु आपको इस समय इस बात पर पूरा भरोसा नहीं, तो मेरा नील का कारखाना आपको दिल जमाई के वास्ते हाजिर है। मिस्टर रसाल ने जवाब दिया, हिंदुस्तान में अब तक कारखाने नहीं हैं, इसके हिंदुस्तानियों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि इस समय हिम्मत करके जो कालों के कारखाने पहले जारी करेगा उसको जरूर फ़ायदा रहेगा। मिस्टर शंभुदयाल ने कहा, आपको रामप्रसाद बनारसी दास के सिवाय किसी और का रुपया तो नहीं देना? मुंशी चुन्नीलाल ने पूछा। रामप्रसाद बनारसी दास की डिक्री का रुपये के पीछे मुझको लाला साहब के सिवाय किसी की फूटी कौड़ी नहीं देनी चाहिए, मिस्टर रसाल ने जवाब दिया। परंतु कांच का कारखाना बनाने के लिए रुपए कहाँ से आवेंगे? और लाला मदन मोहन के कर्जे लायक नील के कारखाने की हैसियत कहाँ है? इंसॉल्वेंट होने में लेन देनों के पल्ले 4 आने भी ना पड़ेंगे। यह बात मिस्टर रसाल अपने मुंह से अभी कह चुका है, पर यहाँ इन बातों को याद कौन दिलावे? इस सूरत में रामप्रसाद बनारसी दास की डिग्री का रुपया ना दिया जाएगा तो उनकी डिग्री में उनका कारखाना बिक जाएगा और अपनी रकम वसूल होने की कोई सूरत ना रहेगी। मुंशी चुन्नीलाल ने लाला मदन मोहन के कान में झुक कर कहा, परंतु इस समय इसको देने के लिए अपने पास नगद रुपये कहाँ हैं? लाला मदन मोहन ने धीरे से जवाब दिया, अब मेरी शर्म आपको है, वक्त निकाल जाता है, बात रह जाती है। आप इस समय मुझको सहारा देकर उभार लेंगे तो मैं आपका एहसान जन्म भर नहीं भूलूंगा। मिस्टर रसाल ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं मन से तुम्हारी सहायता किया चाहता हूँ, परंतु मेरा रुपया इस समय और कामों में लग रहा है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। लाला मदन मोहन ने शर्माते शर्माते कहा, अजी हुजूर, आप यह कहते हैं आपके वास्ते रुपए की क्या कमी है? आप कहे जितना रुपए इसी समय हाजिर हो। मिस्टर शंभुदयाल बोले, अच्छा, मुझसे होश करेगा? जिस तरह 10,000 रुपये का बंदोबस्त करके मैं कल आपके पास भेजूंगा, आप किसी तरह की चिंता ना करें। लाला मदन मोहन ने कहा, आपने बड़ी मेहरबानी की, मैं आपका इंसानियत से जी गया, अब मैं आपके भरोसे बिल्कुल निश्चित रहूँगा। मिस्टर रसाल ने जाते जाते यह खुशी से हाथ मिलाकर कहा। आप मिस्टर रसाल के जाते ही लाला मदन मोहन
भी भोजन करने चले गए। इसी के साथ हमारा प्रकरण 2 भी समाप्त होता है। अब हम लोग प्रकरण 3 अगले एपिसोड में देखेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह उपन्यास अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के नए नए उपन्यास सुनने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगले उपन्यास हम किस प्रकार के डालें। दरअसल अभी हमारा परीक्षा गुरु का सीरीज़ चल रहा है, ये ख़त्म होने के बाद हम कौन सा उपन्यास डालें ये हमें सजेस्ट कीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो फिर से बोल रहे हैं लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे वाचन में कहाँ कमी है। इसी के साथ मिलते हैं अगले प्रकरण 3 लेकर आप लोगों के साथ, लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगले